संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यूपी में हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। केवल स्वच्छता संबंधी और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। इसके अलावा पंचायत चुनाव के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का कार्य संचालित होता रहेगा। यूपी सरकार ने बताया कि मास्क नहीं पहनने पर पहली बार 1000 का जुर्माना लिया जाएगा। सीएम के निर्देश हैं कि दोबारा बिना मास्क के अगर कोई पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। यूपी में शुक्रवार को 27,426 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 103 लोगों की मौत हो गई। कुल सक्रिय केस 1.5 लाख के पार यानी 1,50,676 हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते एक दिन में कुल 2,23,307 सैंपल की जांच की गई और ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन भी उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है और रविवार के दिन सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा प्रशासनिक तौर पर और जो आपातकालीन सेवाएं वो सुचारू रहेंगी। स्वास्थ्य से संबंधित लोग आवाजाही कर सकते हैं और जो रोजाना की जरूरत की चीजें हैं उनकी सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। दिक्कतें लोगों को ना हो इस बात का ख्याल प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रशासन की भी अपील है हमारे साथ लखनऊ से जय और नोएडा से ललित मोहन जुड़ गए हैं संवाददाता। अधिक बातचीत और जानकारी के साथ सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। जय, क्या कुछ लखनऊ में स्थिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहर प्रभावित है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। फिलहाल वहां के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं और स्थिति क्या कुछ है वहां पर? जय बिल्कुल, अगर आपको हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6,598 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं बीते 24 घंटे में। वहीं अगर मौत की बात करें तो मौत के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो लगभग 35 लोगों की कोरोना के चलते यहाँ पर मौत हुई है। ऐसे में काफी चिंताजनक स्थिति जरूर बनी हुई राजधानी लखनऊ की। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने तमाम अहम कदम जरूर उठाए हैं। आपको बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से राजधानी लखनऊ के जहां पर डिफेंस एक्सपो लगा था वहां पर 1000 बेड का पूरा हॉस्पिटल बन के तैयार किया जा रहा है, जिसमें इन पेशेंटों को एडमिट किया जाएगा। तो वही तमाम जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, 17 वो ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, उनको भी कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको एडमिट करने के लिए उनको चुना गया है। तो अगर देखा जाए तो काफी भयावह स्थिति हो चली है लखनऊ की। यहाँ पर जो शमशान घाट है वो लगातार लाशों से भरे पड़े हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर कई ऐसे शमशान घाट हैं जहाँ पर लोगों को जब जगह नहीं मिल रही है तो उन्होंने अलग जगह भी चुन ली है लाशों का दाह संस्कार करने के लिए। तो काफी भयावह स्थिति है। हालांकि इसको लेकर के यहाँ पर रविवार आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन की बात कही है। इस लॉकडाउन में पूरी तरह से संडे वाले दिन सैनिटाइजेशन किया जाएगा, मार्केट पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू है उसके भी समय में थोड़ा सा तब्दीली की गई है। अब ये कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 7 बजे तक चलेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सुविधाओं से जुड़े हुए ही लोग निकल सकेंगे, बाकी ऐसे लोग नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जा रही। लेकिन आपको बता दें जो कोरोना की रफ्तार है वो राजधानी लखनऊ में कम होने का फिलहाल अभी नाम नहीं ले रही है। जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। जी ठीक है, जय शुक्ला, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास लौटूंगा। नोएडा का हम रुख करेंगे क्योंकि हालत बेहद नाजुक है। नोएडा में स्थिति क्या है ललित? देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी जो है जो लखनऊ से बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके की स्थिति इस समय गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। हालांकि पिछले 2 सप्ताह से बराबर पुलिस और प्रशासन और प्राधिकरण के बीच में जो है मीटिंगों का दौर चल रहा है कि किसी तरीके से इस चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ मौतों का सिलसिला और संक्रमण का सिलसिला बिल्कुल बराबर है। अगर ये कहा जाए 100 से 200 के बीच में पर डे के मरीज जो है यहाँ सामने आ रहे हैं। रही इस बात की बात है, उपचार की बात है, तो जो तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हायर किए हैं अगर सरकार ने, वहाँ पे जगह नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर ये भी कहें कि लापरवाही बरती जा रही है
कि अगर सैंपल ले लिया तो वो सैंपल का उसका जो टेस्ट है उसका रिजल्ट कब तक उसको मिलेगा, जो पीड़ित है तब तक बीमारी और आगे बढ़ जाती है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसे ही नहीं पता लगता, तब तक वो बाजार में घूम रहा होता है। हाँ। दूसरी बात ये, पुलिस कमिश्नर खुद सड़कों पे उतर आए हैं। अगर ये कहा जाए, कल भी जो है नोएडा के सेक्टर 18 के अंदर अचानक जो है चेकिंग की गई, जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे 1000 रुपए के चालान काटे गए हैं और साथ में उसी चालान के ऊपर भी एक वार्निंग दी गई है कि अगर दोबारा बगैर मास्क के मिलेंगे तो 10,000 रुपए का चालान किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ये कहना जरूरी है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोगों को चाहिए सोशल डिस्टेंस। जी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाएगी तो नेचुरल है कि संख्या अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ई रिक्शा है, ई रिक्शा में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है। अगर ऑटो है तो कहीं ना कहीं सरकार को अभी और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे अगर इस पे जो है नियंत्रण पाना है तो। जी ललित, देखिए स्थिति बेहद गंभीर है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कई लोगों को हम देखते हैं सड़कों पर मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को खुद जागरूक होने की। प्रशासन लगातार इंतजाम कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये बात अभी भी समझ लेनी चाहिए क्योंकि अभी वक्त है, स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करें तो नोएडा में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्या अस्पतालों में बेड की कोई कमी तो नहीं, लोगों को कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर्स को तो नहीं आ रही है? इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जिन लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, अगर हम ये देखें तो करीब 20 से 25 इस तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सब में बेड है, बाकायदा सब कुछ है जी। लेकिन मरीजों की संख्या जिस तरीके से अचानक बढ़ती चली जा रही है वहां जाके ये प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि नियंत्रण अभी मानो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे स्वास्थ्य विभाग हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हो। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि बराबर संख्या बढ़ रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इसके जो पेशेंट है वो तकरीबन दिल्ली के पेशेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं, गाजियाबाद से भी यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से नजदीक है। व्यापार उद्योग बराबर जो है वो जुड़ा रहता है। बिल्कुल। तो दिल्ली की आवाजाही जो है, जिस तरीके के हालात दिल्ली के हैं, ठीक उसी तरीके के हालात अब अगर ये कहा जाए कि गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के हालात है वो सामने नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और यही हालात रहे तो ये महामारी इतना बड़ा रूप लेने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इसमें लोगों को अभी भी जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने जो इंतजाम कर रखे हैं वो भले ही ये कहते रहे कि वो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है लोग परेशान है। एडमिशन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, कहीं अगर है तो उनको 10 लोगों से सिफारिश करनी पड़ती है, कभी मीडिया के माध्यम से करनी पड़ती है, कभी उच्च अधिकारियों के माध्यम से करनी पड़ती है। तब भी जो है मुझे अभी भी वो वाक्य याद है ग्रेटर नोएडा में एक डीआईजी की बेटी जिसको बेड नहीं दिया जा रहा था, 2 दिन के बाद जब अप्रोच लगी लखनऊ से आला अफसरों ने कहा, यहाँ के आला अफसरों ने कहा, तब जाके उस लड़की को बेड मिला, उस बच्ची को बेड मिला। तो ये देखिए ना स्थिति किस तरीके से एक नाजुक स्थिति में अगर एक जी ठीक है। ललित बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी नोएडा से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब सीधा वाराणसी का हम रुख करेंगे जहां से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। संतोष, वाराणसी में भी कंडीशन बेहद खराब नजर आ रही है, क्या कुछ ताजा आंकड़ा वहां का कहता है? स्थिति आप क्या देख रहे हैं संतोष? देखिए प्रयाग, यदि बीते 24 घंटे की बात करें तो इन 24 घंटों में लगभग 3,500 पेशेंट आए हुए हैं जो अपने आप में सर्वाधिक है। दूसरी यदि हम बात करें आज की और कल की, मतलब शनिवार और रविवार वीकेंड कर्फ्यू की, तो हम अभी एक मंदिर पे हैं और ये दुर्गा मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ नगण्य है, ब्रैकेटिंग करके रखी गई है, लोगों की आवाजाही पे थोड़ी रोक है, पब्लिक जरूर चल रही है सड़कों पे, लेकिन वो पब्लिक कहीं न कहीं अपने किसी जरूरी काम को निपटाने के लिए चल रही है। कुल मिला के यदि बनारस की बात की जाए तो थोड़ा सा सन्नाटा दिख रहा है। हालांकि अभी प्रशासनिक रूप से कोई कड़ाई नहीं शुरू हुई है, प्रशासन अभी कड़ाई के मूड में नहीं दिख रही है, लोगों को रोडों पर रोका नहीं जा रहा। लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो बनारस में कोरोना की स्थिति भयावह है और यही वजह है कि न चाहते हुए भी प्रशासन ने वीकेंड की घोषणा की है, वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। अब देखने की बात यह होगी कि आज और कल
जो आंकड़े आते हैं, जो परसेंटों की संख्या आती है, उनमें कोई कमी ठीक है। आती है संतोष, या आपका फिर बहुत शुक्रिया पुरानी तमाम दर जानकारी है? और बातचीत के लिए। आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता संजय, क्या कुछ स्थिति आगरा में आप देख रहे हैं? इस प्रकार से लगातार आगरा में स्थितियां बिगड़ती जा रही है, क्योंकि 350 के लगभग केस यहाँ पहुंच गए हैं। जो केस 5, 10 या 20 आते थे, अब वो लगातार 100 हुए, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद अधिक केस जब बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार से आगरा बड़ा एपिसेंटर रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति भयावह हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय, जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और जानकारी आप तक पहुंचाई है। स्थितियां बेहद गंभीर हैं और अभी भी वक्त है, लोगों को समझना पड़ेगा। हम सभी को जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। हमारी भी आपसे यही अपील है, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जो गाइडलाइन है उनका पालन जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।